component of a vector. सो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की जब आप बात करते हो, सो ये थोड़ा सा मतलब कंप्लीट नहीं है। मैं इसको बोलता हूँ कंपोनेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर का कंपोनेंट लेना मुश्किल है। वेक्टर का जैसे डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कुछ भी चेंज होता है तो वेक्टर चेंज हो जाता है। सो मैं इसको बोलता हूँ कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अभी मैं जब इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। सो देखो, यदि जनरल डिफिनीशन आप देखोगे तो ये बताया जाता है कि यदि कोई वेक्टर है जो कि ए है और जिसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए होगा और वो किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ द magnitude of the vector on x-axis is known as its x component, and similarly perpendicular projection of the magnitude of the vector on y-axis is known as its y component. तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की प्रोजेक्शन की बात करते हैं, ना कि वेक्टर की प्रोजेक्शन की बात करते हैं। सो हम डिफिनीशन यदि इसका बोले तो हम ये बोलते हैं कि परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर on x-axis is known as its x component। और इसी चीज को यदि हम y पे बोले तो हम ऐसा बोलेंगे कि परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर on y-axis is its y component। सो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो ये था हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यहाँ पे आपने बोला ए एक्स, ये एंगल था थीटा। सो ये वाली जो वैल्यू है वो ए वाई है, तो ये वाली वैल्यू भी सामने है तो ये भी ए वाई हो जाएगी। सो इस ट्रायंगल को मान लो कुछ नाम दे देते हैं, ओ ए बी सी हम दे देते हैं। सो फ्रॉम ओ बी सी आपने क्या देखा, मॉड ऑफ ए इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, हाइपोटेनियस मॉड ऑफ ए हो गया और ए एक्स ए वाई जो है उसके कंपोनेंट हुए, वो दोनों साइड्स हो गए। और यदि मैं एक्स एक्सिस के साथ उसका इंक्लिनेशन बोलूं तो क्या बोलूंगा, टेन थीटा इक्वल टू ए वाई अपन एक्स, ऐसा बोल पाऊंगा मैं। सो बेसिकली यदि हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी यदि वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए है, सो उसका एक कंपोनेंट ए एक्स होगा, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, और दूसरा कंपोनेंट ए वाई होगा। ए एक्स की वैल्यू यदि मैं ध्यान से देखूं तो मैं बोल सकता हूँ मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, बिकॉज इस जो ट्रायंगल था ना ओ ए बी सी, यदि इस ट्रायंगल में ओ बी सी में देखोगे तो मैं दिखेगा एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए इक्वल टू कॉस थीटा, तो एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। सिमिलरली ए वाई इक्वल टू आप बोल सकते हो मॉड ऑफ ए साइन थीटा। मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाली थी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और टेन थीटा जो होगा वो वेक्टर का एक्स एक्सिस इंक्लिनेशन होगा विच इज ए वाई अपॉन ए एक्स। सो किसी वेक्टर को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का पता करना होता है, तो इससे पता चल पा रहा है। तो ये हो गया एक वेक्टर। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो अभी तुमको मैंने ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन में बताया था कि यदि ये एक्स था, इसके साथ यदि यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आई एक वेक्टर बन जाएगा, और ये जो दूसरा वाला वेक्टर था ये फ्री वेक्टर था ना। यहाँ पे जब तुम जो बोल रहे थे कि बेसिकली ये वाली जो लाइन थी इस पे ये वेक्टर था ऐसे मॉड ऑफ ए, तो यहाँ पे तुम बोल रहे थे कि ये जो
ए वाई था, इसके साथ यदि जे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए वाई इंटू जे हो जाएगा। ए वाई इंटू जे एक फ्री वेक्टर होगा, तो मैं इसको उठा को ऐसे ऐसे रख सकता हूँ ना, ए वाई इंटू जे कैप। सो आप देख रहे हो, यदि मैं अब मान ना लिख के इसको सिंपली ए वेक्टर लिख दूं तब अब काम चल जाएगा। अब ये तुम बड़ा ध्यान से देखो, मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ ताकि अच्छे से इसको फिर से बना सकूं। ये देखो, ये यदि तुम ध्यान से देखो तो ये वेक्टर ए जो है, जो किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, वो अपने कंपोनेंट के फॉर्म में अब लिखा जा चुका है। तो अब ये एक ट्रायंगल बन गया, तो हम वेक्टर ए को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिख सकते हैं। सो यानी कि मैंने एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में कर दिया रिप्रेजेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर को ब्रेक करना उसके दो कंपोनेंट पे। अब इसका फायदा क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो वेक्टर एडिशन में इसका बहुत बड़ा फायदा है। वेक्टर एडिशन में इसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि मान लो कि तुम्हारे पास वेक्टर कुछ दिए हुए हैं, लेट्स से वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ऐसे वेक्टर सी। तो इन सारे वेक्टर को ना उठा के रख दो कहाँ पे, ओरिजिन पे। यहाँ पे रख दिया वेक्टर बी को, यहाँ पे रख दिया वेक्टर सी को, और वेक्टर ए को हम लिख देंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। वेक्टर बी देखो, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप हो जाएगा। लेकिन यदि वेक्टर सी देखोगे तो वेक्टर सी देख रहे हो, सी एक्स आई कैप तो होगा बट सी वाई माइनस जे कैप होगा। अब जब आप ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ोगे ना, तो एक्स वाले के साथ सारे जोड़ दो, एक्स प्लस सी एक्स आई कैप एंड ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई जे कैप। और अब ये जो वैल्यू होगी ना, उससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है। ये तुमने लिख दिया ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू जब मैंने लिखनी है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई जे कैप। अब ये जो वैल्यू है ना, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स और ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई, इस वैल्यू की वजह से हमें पता चल जाएगा। अब मान लो कि ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव होगा हमेशा, ये वाली वैल्यू यदि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, उससे हमें पता चल जाएगा कि फाइनल जो रिजल्टेंट है ना इन तीनों वेक्टर को जोड़ने से, वो कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सो फिजिक्स में हम करते क्या है, कभी भी किसी भी वेक्टर को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम इस तरह से करते हैं कि मान लो जैसे एक वेक्टर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से चला 2 सेकंड तक, किसी एंगल 30 डिग्री, ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तो हम इसको बोलते हैं 10 मीटर पर सेकंड फॉर 2 सेकंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सो ये 20 मीटर चल गया 2 सेकंड में। सो हम इसको इसके कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ के लिख देंगे, 2 cos 30 डिग्री आई कैप, सॉरी 20 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 20 sin 30 डिग्री जे कैप। अब इसको तुम क्या करोगे, ये 1√3/2 हो जाएगा, तो ये 10√3 आई कैप हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 जे कैप। अब उसके बाद मान लो कि ये चला कुछ ऐसे। अब ये एंगल तुमको पता है, मान लो कि ये एंगल तुमको दिया है, अब देख रहे हो ये जो एंगल है ये अगेन ईस्ट होगा, तो ये चल रहा है साउथ से किसी एंगल पे, मान लो 30 डिग्री पे चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से अगेन 2 सेकंड तक चला। तो ये जो 20 मीटर हुआ ना दूसरा वाला, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 20 cos, अब ये 30 डिग्री तो हुआ लेकिन ये माइनस जे कैप के साथ हो जाएगा, क्योंकि देखो कॉस वाला जो होगा हमेशा, जो थीटा होगा उस तरफ हमेशा कॉस आएगा कंपोनेंट, एंड प्लस 20 साइन 30 डिग्री आई कैप। अब इसको थोड़ा अरेंज करोगे ना तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10 आई कैप एंड माइनस 10√3 जे कैप। तो ये दूसरा वाला वेक्टर हो गया। अब इन दोनों वेक्टर को जोड़ के तुम पता कर लोगे कि जो फाइनली आ रहा है एक्स कंपोनेंट वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, वाई कंपोनेंट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसको एक बार फिर से तुमको बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने तुमको ये बोला था कि एक ऐसे चला, पहले मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे, ये नॉर्थ हो गया बच्चों, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। सो पहला वाला जो था वो 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दूसरा वाला जो था वो था दूसरे वाला, या ये वाला 30 डिग्री था, मतलब इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं 20 मीटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट।
अच्छा, दूसरे वाले से पहले की तरफ, तो दूसरा वाला कौन सा था? ईस्ट था, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो गया। तो अब देखो ना, ये क्या है? दूसरे वाले से पहले तो ईस्ट ऑफ साउथ, इसको बोलेंगे हम 20 मीटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ऐसा बोलेंगे। नहीं, ईस्ट ऑफ साउथ बोलेंगे, क्योंकि ये ईस्ट से साउथ की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा गलत हो गया ये। ईस्ट ऑफ साउथ इसको बोलेंगे, ईस्ट ऑफ साउथ, देख रहे हो ये वाला है। अब इन दोनों को मैंने क्या किया कि उठा के, पहले जैसे ये जा रहा था ना, इसको मैंने उठा के वहीं पे रख दिया, कहाँ पे? ओरिजिन पे रख दिया, और फिर हमें सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व करूंगा? जैसे मैंने तुमको बताया हुआ है यहाँ पे। तो पहला वाला जो वेक्टर है उसको मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिख दूंगा, 20 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 20 sin 30 डिग्री जे कैप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दूसरे वाले को मैं लिखूंगा 20 sin 30 डिग्री आई कैप, ये तो बच्चा प्लस था, और दूसरा वाला 20 cos 30 डिग्री माइनस जे कैप। अब देखो, चूंकि वो एंगल जो था वो किसके साथ था? साउथ के साथ था, इसलिए इसके अलॉन्ग जो इसका कंपोनेंट आया वो कॉस आया, ये 20 cos 30 डिग्री आ गया। तो अब ये माइनस जे कैप मैंने इसके साथ लगा दिया, और इसके पास जो आया वो 20 sin 30 डिग्री आ गया। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब दोनों को लिख दो फाइनली सॉल्व करके, तो ये 10√3 आई कैप हो गया, और ये जो हो गया वो 10 जे कैप हो गया, और यहाँ पे लिख लोगे 10 आई कैप, और यहाँ पे बच्चा लिख दोगे -10 जे कैप। अब जब आप इसको जोड़ोगे ना, सॉरी मैंने गलती की थी, यहाँ पे 10√3 जे कैप होगा, ये -10√3 जे कैप। अब सही, अब आप इसको जोड़ दो, तो अब आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 10√3 + 1 आई कैप एंड प्लस, अच्छा माइनस ये चूंकि बड़ा है तो -10 लिख देते हैं यहाँ पे, या माइनस ना लिखे प्लस ही लिखते हैं, हमें उसका डायरेक्शन का पता करना है। तो यहाँ पे 10 एक सेकेंड में, हाँ 10√3 - 1 माइनस जे कैप, ऐसा लिख देता हूँ। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये तो, ये वाला हमेशा जो कंपोनेंट है ना, एक्स और वाई को हमेशा पॉजिटिव रखो, इसको आई को प्लस या जे को प्लस या माइनस करो, ताकि पता चल जाए कि फाइनल वेक्टर स्ट्रेट क्वाड्रेंट में गया है। सो अब तुम ध्यान से देखो, तो ये जो वेक्टर जो इसका रिजल्टेंट है ना बच्चा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास उसका वैल्यू आया था 10, 1 + √3 आई कैप एंड प्लस 10√3 - 1 माइनस जे कैप। सो ये देख पा रहे हो? तो यहां से इसका एंगल पता चल जाएगा, फाई 10 फाई निकालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास √3 - 1 अपान √3 + 1। सो फाई की वैल्यू इसको तो हम निकाल सकते हैं, और हम इसका मैग्नीट्यूड भी करके निकाल सकते हैं। ये जो फाइनल वेक्टर मान लो RX हो गया रिजल्टेंट का, और ये RY हो गया, तो हम R निकाल सकते हैं √/RX² + RY²।